वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फाइलम कोर्डेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन डिस्कस किया गया। हमने फाइलम कोर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप हमारे पास जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनिएटा था, और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो यूकोर्डेटा और क्रेनिएटा। जो मेजर डिफरेंस था वो प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट हैं, और जो क्रेनिएटा के मेंबर्स हैं इनमें एक क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जो कि बोन का या कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है, और उसके साथ में एक वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट था। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा को हमने तीन सब फाइलम में इनिशियली डिवाइड किया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हेमिकॉर्डेटा है ये एप्लीकेबल अब नहीं रहा एज ए सब फाइलम। हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि इसमें कोर्डेट जो फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर्स होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है। सो वी हैव रिमूव्ड द हेमिकॉर्डेटा एंड इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेट्स। आज हम जो बात करेंगे बच्चों वो हेमिकॉर्डेटा के बारे में, यूरोकॉर्डेटा के बारे में और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में आगे की बात करेंगे हम। अब हम ये सारे फाइलम वन बाय वन स्टडी इनको करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट हेमिकॉर्डेटा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दे आर हाफ कॉर्डेट्स। फाइलम यहाँ लिख देते हैं हम, दैट इट इज़ ए फाइलम, कि हम भूले नहीं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ। ऑल आर मराइन। एक बार फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए कि जो टीनोफोरा के बाद ये जो अभी हम जो फाइलम अभी पढ़ रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा के बाद जैसे ही हम कॉर्डेटा में एंटर करेंगे तो जो पहले दो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मराइन। करेक्ट। तो हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं सभी मराइन हैं। वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, वर्म लाइक। और अगर आप किसी को देखें तो वो इस तरह से ये दिखाई देते हैं, इस तरह का इनका शेप होता है। यहाँ एक माउथ रहेगा और उसके बाद ये इस तरह की इनकी बॉडी है। ये जो पॉइंट है ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये माउथ है, और माउथ के आगे का कोई अगर पार्ट होता है एनिमल्स में तो उसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। हिंदी में प्रोबोसिस को शुंड कहते हैं। शुंड मतलब जो हाथी की सूंड है, उसी तरह से हिंदी में हम इसे प्रॉपरली शुंड लिखते हैं। वैसे हम सूंड बोल देते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। साइंटिफिक ये हमारी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली इसको शुंड हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे प्रोबोसिस बोलते हैं। तो इवन आप प्रोबोसिस बॉडी के किस पार्ट को कहेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेल के पीछे अगर कोई पार्ट है बॉडी का तो उसे एनस के पीछे अगर कोई पार्ट है बॉडी का तो उसे टेल कहा जाता है। सिमिलरली माउथ के आगे अगर कोई पार्ट है लंबा एक्सटेंडेड पार्ट तो हम उसे प्रोबोसिस कहते हैं। तो यहाँ ये एक प्रोबोसिस है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसे कॉलर कहते हैं, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट जितना भी है उसे हम ट्रंक कहते हैं। तो वी कैन राइट दैट द बॉडी is divided into three parts: proboscis, collar and trunk। पीछे देख लीजिए, यहाँ टेल हो गई, एनस हो गया, और इसका मतलब ये हो गया
पीछे देख लीजिए, ये यहाँ पर एनस है और इस एनस के पीछे कोई पार्ट नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि इनमें टेल एब्सेंट है। जैसा कि हम बात करते हैं कि टेल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, तो इनमें टेल नहीं है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कीप देम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल है जो पीछे जाके इस तरह से खुल जाएगी, और यहाँ एक आपको स्ट्रक्चर बताया गया था जिसे हमने स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डाइवर्टिकुलम बताया, या कहा जाता है इसे बक्कल डाइवर्टिकुलम, या हम इसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसे पहले नोटोकॉर्ड समझ लिया गया था, लेकिन इट इज़ नॉट ए नोटोकॉर्ड। फाइन, अदरवाइज यू विल फाइंड द गिल्स इनमें डेफिनेटली प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में भी इनके पास एक इस तरह की नर्व रिंग है। तो प्रेजेंस ऑफ नर्व रिंग अगेन इनवर्टिब्रेट टाइप कैरेक्टर हो गया। ब्रेन और डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इनमें नहीं है, तो नर्वस सिस्टम भी इनवर्टिब्रेट जैसा हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फीचर्स वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कोई ख़ास बात इसमें है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। और ये जो माउथ है इसके आसपास यहाँ सीलिया होते हैं, तो सीलिया की हेल्प से ये फीडिंग करता है। तो आप याद रख सकते हैं कि सच एनिमल्स आर कॉल्ड सीलियरी फीडर, जो सीलिया की हेल्प से फीडिंग करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, सीलियरी फीडर है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात करते हैं इनके ब्लड वस्कुलर सिस्टम की। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम इनमें भी ओपन टाइप का है, जो कि ध्यान रखें नॉन कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हो गया ये भी एक। तो बेसिकली सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट टाइप ही हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट जैसा दिखाई दे रहा है, फेरिंजियल गिल स्लिट। तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और इवन हार्ट की जो लोकेशन है वो भी डोर्सल साइड में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि कोर्डेटा में हार्ट की जो लोकेशन है वो वेंट्रल साइड में होनी चाहिए। तो अगेन ये देख लिया आपने कि ये इनवर्टिब्रेट लाइक कैरेक्टर हो गया। देन कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने तो देख लिया अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर रेस्पायरिंग विद द हेल्प ऑफ गिल्स, उनमें गिल स्लिट प्रेजेंट है। हाँ, इनके ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसमें ये थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टर हो गया, दैट दे हैव ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेनिंग वेनेडियम। अब वेनेडियम क्या है बच्चों? ये आपकी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट आएगा। नॉर्मली हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या जो क्लोरोक्लोरिन होते हैं, इनमें या तो आयरन होता है या कॉपर होता है। यहाँ ये वेनेडियम है। पीरियोडिक टेबल आप जब पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे तो उसमें ये डेफिनेटली कहीं आएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वहाँ ये आपको मिलेगा। स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम वहाँ आता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि विद द हेल्प ऑफ गिल्स। और देन कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछा जा सकता है। तो इनके पास एक सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, सिंगल ग्लोमेरुलस होता है जिसे हम, और वो प्रोबोसिस में होता है, तो इसलिए हम उसे प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आने लायक है बच्चों
कि एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, तो एक्सक्रीशन इज़ टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। वो एक सिंगल ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोकेशन उसकी प्रोबोसिस में है आगे, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट प्रोबोसिस। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं, सीधे आ जाते हैं इनके नर्वस सिस्टम पे। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग होती है, और इस तरह से नर्वस सिस्टम भी इनवर्टिब्रेट टाइप का ही है इनमें। देन कम टू द, ज़्यादा हमें इसकी बहुत डिटेल में जाना नहीं है, तो जो मेन पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है इनमें, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन बाहर ही होगा, पानी में फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और डेवलपमेंट दोनों ही तरह का पॉसिबल है, यानी कि डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट है, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर लार्वा ज़रूर होगा, और जो लार्वा है ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। तो अगेन हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ, देयर लार्वा इज़ नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो बता देता हूँ मैं। तो हम ये लाइन यहाँ लिख लेते हैं कि जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो स्टारफिश के बाइपिनेरिया लार्वा के सिमिलर है। तो ये पॉइंट हमें मेंशन करना चाहिए, टॉर्नेरिया लार्वा इज सिमिलर टू बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स। बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, पर्टिकुलरली स्टारफिश का लार्वा जो था वो बाइपिनेरिया लार्वा होता है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं? इससे ये फ़र्क पड़ता है बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हेमिकोर्डेट्स हैं और जो इकाइनोडर्म्स हैं और इवन जो कॉर्डेट्स हैं, दे ऑल हैव हैड कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ इन दोनों के लार्वा सेम होने से इन दोनों की जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन एंसेस्ट्री होने का यहाँ हमें पता चलता है। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वैसे हम यहाँ बता दें आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यू कैन से दैट द हेमिकोर्डेट्स आर, बिल्कुल बोल सकते हैं आप, हेमिकोर्डेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है, खुद तो नॉन कॉर्डेटा में आता है लेकिन इसमें कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर भी प्रेजेंट हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। हेमिकोर्डेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। दैट्स इट। ज़्यादा अब और हमें कुछ इसकी डिटेल में नहीं जाना है, इनफ ये आपसे पूछा जाएगा। एक पॉइंट और भले ही हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ गया एनिमल, ये दिखाई दे रहा है हमें। तो एक यहाँ डायग्राम बना देते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं। प्रोबोसिस में यहाँ मैं एक ऐसा स्टार टाइप कुछ भी बना लेता हूँ, अभी हमको एग्जैक्टली बनाने की ज़रूरत नहीं है। बताओ प्रोबोसिस में क्या बनाया? तो प्रोबोसिस में मैंने ये इसकी प्रोबोसिस ग्लैंड बनाई। फॉर व्हाट पर्पज़? फॉर एक्सक्रीशन। ठीक बच्चों, सिलोम इनमें एंटीरोसिलोम होगी, ये ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं, सेपरेट फाइलम में लिख लेते हैं हम। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस नहीं किया, करना चाहिए हमें, तो कर लेते हैं। ओके, बोलिए, इन स्टार्टिंग करते हैं हम। ऊपर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इनमें जर्म लेयर्स कितनी है बच्चों? तो दे वुड बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर इनमें ऑर्गन
सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बाइलेटरल इनकी सिमेट्री हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, करेक्ट। ये आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में, ड्यूटेरोस्टोमिया। सिलोम कौन सी वाली है? सिलोम इनमें एंटीरोसिलोम है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। 3 ही फाइला में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है। और जो बॉडी प्लान होगा वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो जाएगा, बॉडी प्लान। एक पॉइंट, जो सिलोम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। सिलोम का एक पार्ट प्रोबोसिस में होगा, सिलोम का दूसरा पार्ट कॉलर में होगा और सिलोम का तीसरा पार्ट ट्रंक में होगा। तो कहीं बीच में जगह हो तो हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हम अलग से लिख लेते हैं इसको। सिलोम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्रोबोसिस में होगा उसे प्रोटोसील कहेंगे, जो कॉलर वाले पार्ट में होगा उसे हम मीजोसील कहेंगे, और जो पीछे ट्रंक में इसका पार्ट होगा उसे हम मेटासील कहेंगे। फाइन, कम टू द एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल लेने हैं सिर्फ आपको। एक बेलेनोग्लोसस, जिसे हम, जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है, इसे हम टंग वर्म या फिर इसे एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, करेक्ट। और एक और एग्जाम्पल बिल्कुल इसका मिलता जुलता नाम हो जाएगा, सेकोग्लोसस। दिस इज अनदर सेकोग्लोसस, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल आपको ये याद रखने हैं, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। आई होप आपको ये याद हो जाएंगे। ध्यान रखें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें ओपन टाइप का है, हार्ट डोर्सल साइड में है, नर्वस सिस्टम भी नॉन कोर्डेट जैसा है, नर्व रिंग से बना हुआ है, और ये सभी मराइन होते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, हम नेक्स्ट फाइलम के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइलम यानी कॉर्डेटा। अब देखिए आप वापस ऊपर कल वाले डायग्राम में जाएं हम, ये आ गया हमारे पास। तो हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे आज यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में। एक बार क्विक रिवीजन, बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फाइलम कॉर्डेटा। तो इनके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, फेरिंजल गिल स्लिट्स होने चाहिए एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। इसके अलावा दे शुड हैव डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड ए पोस्ट एनल टेल। ये तो हो गए कॉर्डेटा के कैरेक्टर। कॉर्डेटा में अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में। तो प्रोटोकॉर्डेटा में ये दोनों चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। दोनों किस में आ रहे हैं? प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिएटा में। क्या कैरेक्टर हैं? ये सबसे फर्स्ट कॉर्डेट हो जाएंगे, प्रिमिटिव कॉर्डेट होंगे। इनमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा। ये क्या लिखा मैंने? ये लिख दिया वर्टिब्रल, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ यूरोकॉर्डेटा। तो बच्चों, जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है इसे हम एक और नाम से जानते हैं। इस फाइलम को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। देयर इज़ अनदर नेम फॉर दिस फाइलम, दैट इज़ ट्यूनिकेटा। अब ये नाम क्यों पड़ा, हम अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि यूरो का मतलब होता है टेल, और यूरोकॉर्डेटा का अब मतलब ये हो गया कि दे हैव देयर टेल, they have their notochord in the tail region, यूरोकॉर्डेटा। इसीलिए ये नाम पड़ा। यूरो का मतलब टेल हो गया, है ना, और कॉर्डेटा वर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड के लिए है यहाँ पे। तो इनकी जो नोटोकॉर्ड है इज इन टेल रीजन, करेक्ट बच्चों।
अदरवाइज अब हम अगर इनके सारे फीचर्स की बात करें तो ऑल आर मराइन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया कि दे हैव अ फ्री स्विमिंग लार्वा, दे हैव ए फ्री स्विमिंग लार्वा, और एडल्ट जो है वो इनका फिक्स ज़मीन पर अटैच्ड रहता है। तो ये आप ध्यान रखें, एडल्ट्स आर फिक्स्ड टू रॉक्स, है ना, जो रॉक या सैंड वगैरह जो भी सी में ओशियन में मिलेगी वहाँ ये फिक्स्ड रहते हैं एडल्ट। इनका लार्वा जो होता है, मैं पहले एक बार इसका डायग्राम बना चुका हूँ, ये देखिए इस तरह से, और पीछे की तरफ उनकी ये टेल होती। लार्वा का नाम क्या है? इनमें जो लार्वा का नाम है वो टेडपोल लार्वा रहता है। एम्फीबिया में मेंढक फ्रॉग का जो लार्वा होगा वो भी इसी तरह से लार्वा, यहाँ पे इनका माउथ हो जाएगा और अंदर की तरफ इनकी ये इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल यहीं आके ख़त्म हो जाएगी। तो इस जगह पर इनकी एनस हो जाएगी, यहाँ इनके पास माउथ हो जाएगा, फेरिंग्स में इनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स इस तरह की प्रेजेंट रहेगी, और जो नोटोकॉर्ड होती है इनकी वो आप देख लीजिए कि जो नोटोकॉर्ड है वो यहाँ टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ इनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये इनकी नोटोकॉर्ड हो गई। और जो न्यूरल ट्यूब है, जो नर्व कॉर्ड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, उसका कुछ पार्ट तो यहाँ होगा और बाकी का जो पार्ट होगा वो भी इसका भी यहीं रहेगा। और बाकी ये फ्री स्विमिंग लार्वा इस तरह से आपको इसमें तीनों कैरेक्टर जो हैं वो दिखाई दे गए। ये डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड भी इनमें प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है। ये यहाँ लिख देते हैं हम कि दे ऑल्सो हैव गॉट गिल स्लिट्स, और इवन इनके पास ये एक पूरी टेल जिसको हम कहते हैं पोस्ट एनल, वो भी लार्वा में प्रेजेंट है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। बट एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स कि जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा, एडल्ट में ये कन्वर्ट होगा, तो एडल्ट बिल्कुल दिखने में जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसको इस नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। इफ़ यू लुक अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर एडल्ट, तो वो इस तरह के दिखाई देते हैं बच्चों, ज़मीन पर फिक्स्ड रहेंगे, और ये देखिए हम ये इस तरह से उनकी बॉडी होगी। इतना इतना पोर्शन तो वो बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ अगर सैंड में है तो सबमर्ज्ड रहेंगे, और ये इनके अंदर इनकी फेरिंग्स और एलिमेंट्री कैनाल और वॉटेवर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे अंदर इनमें गिल स्लिट्स भी होंगे। दो इस तरह से बॉडी में यहाँ एपर्चर दिखाई देते हैं। इस एपर्चर को हम एट्रियल एपर्चर कहते हैं, एट्रियल एपर्चर, और यहाँ से पानी अंदर की ओर जाएगा तो इसे हम ब्रेंकियल एपर्चर कहते हैं। तो ये दो इस तरह के एपर्चर दिखाई देते हैं। वेल देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों कि इनके सारे जो, हाँ एक तो ये बता देता हूँ कि हमने ये देखा कि इनकी ये जो नर्व कॉर्ड है ये भी टेल मेटामॉर्फोसिस के समय ये जो इतना इतना पोर्शन है पूरा चला जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हम बना सकते हैं एक, इस जगह पर इसमें ये इनका न्यूरल गेंगलिया बना सकते हैं। तो ये न्यूरल गेंगलिया यानी कि जो नर्व कॉर्ड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वो भी डिजनरेट हो जाती है, उसका भी एक थोड़ा सा पार्ट एडल्ट में बचा रहता है, और उस पार्ट को हम न्यूरल गेंगलिया कहते हैं। नोटोकॉर्ड पूरी चली जाएगी, गिल स्लिट्स बचे रहेंगे, टेल चली गई, यानी कि एडल्ट में अब सिर्फ एक ही कॉर्डेट कैरेक्टर बचा हुआ है, गिल स्लिट्स। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, एक जो है और एडल्ट में नई चीज़ हमें दिखाई देती है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों इसका, ये देखिए आप, ये जो मैं बना रहा हूँ वापस ब्लैक कलर से मैं यहाँ इसको बता रहा हूँ, है ना। इस पोर्शन को आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर की एक लाइनिंग मैंने बनाई है, इसको आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको येलो कलर से, इसको देखिए आप। तो जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनमें ये बाहर वाला ये जो पार्ट होता है, इसे हम ट्यूनिक कहते हैं, या हम इसे टेस्ट भी कहते हैं, ट्यूनिक या टेस्ट। बेसिकली ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और जो एक्चुअल एनिमल है वो अब इसके अंदर प्रेजेंट है। इनमें कुछ मीजोडर्मल सेल्स होती है, वही मीजोडर्मल सेल्स इस ट्यूनिक का प्रोडक्शन करती है। तो लिख लेंगे आप अपने नोट्स में दैट द ट्यूनिक इज प्रोड्यूस्ड बाय मीजोडर्मल सेल्स। वेल, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ट्यूनिक जो है ना, कई सारे बच्चे जानते होंगे ट्यूनिक का, हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें कई बार एक बाहर की तरफ गाउन जैसा हम पहनते हैं, आउटर कवरिंग, ड्रेस पहनने के बाद ऊपर से गाउन जैसा कुछ डाल देते हैं, तो उसे भी ट्यूनिक ही कहते हैं। और यहाँ पर भी इस बॉडी को कवर करने के लिए हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। और ऊपर आ जाएं हम, इस फाइलम को जो दूसरा नाम दिया गया है ट्यूनिकेटा, वो इसी वजह से दिया गया दैट अ ट्यूनिक और ए टेस्ट इज प्रेजेंट कवरिंग द बॉडी। तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा इसलिए कहा जाता है, यूरोकॉर्डेटा का तो बता दिया मैंने, नोटोकॉर्ड टेल में होती है इसलिए यूरोकॉर्डेटा, और ट्यूनिकेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके एडल्ट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम ट्यूनिक कहते हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये आता है कि ट्यूनिक किस मटेरियल का बना होता है। तो द ट्यूनिक इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, ये एक केमिकल कंपाउंड है। ट्यूनिसिन एक केमिकल कंपाउंड है, और बेसिकली ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। ट्यूनिसिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट इस ट्यूनिसिन से कि जो ट्यूनिसिन है इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज से मिलता जुलता है। सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट्स की सेल वॉल में मिलता है। एनिमल्स में कभी भी कहीं पर भी सेलुलोज नहीं मिलता है। सेलुलोज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स ओनली, उनकी सेल वॉल में ही मिलता है। हमारे किसी भी एनिमल किंगडम के किसी भी एनिमल में सेलुलोज नहीं मिलता है। और ये जो ट्यूनिसिन है ये भी सेलुलोज तो नहीं है, पर इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज से काफ़ी मिलता जुलता है, एंड देयरफॉर द ट्यूनिसिन इज नोन एज एनिमल सेलुलोज, इज कॉल्ड एज एनिमल सेलुलोज। तो ये क्वेश्चन आपके बनता है, व्हाट इज एनिमल सेलुलोज, तो आप बोलेंगे ट्यूनिसिन को हम एनिमल सेलुलोज कह सकते हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिसिन इज वेरी मच सिमिलर टू द सेलुलोज, प्लांट्स में जो सेलुलोज मिलता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से लार्वा जो है एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, ये इसका यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस हो गया। और आपने क्या देखा मेटामॉर्फोसिस में, टेल is lost, correct, and along with tail notochord and part of nerve cord is also lost। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, लार्वा लुक लाइक कॉर्डेट्स और एडल्ट लुक लाइक नॉन कॉर्डेट्स। ऐसे मेटामॉर्फोसिस को क्या कहेंगे बच्चों, तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं हम और इस एनिमल के बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ब्रीफली करेंगे। अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मेजर तो आपको यही ध्यान रखना है, मेटामॉर्फोसिस वाला पॉइंट ही आपको याद रखना है। बाकी पॉइंट में ब्रीफली जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ।
डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि आपने देख ही लिया है, कंप्लीट है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, एक नई चीज़ डेफिनेटली है उसमें जो डिस्कस करने लायक है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि इनकी जो फेरिंग्स होती है, ये देखिए कि अगर मैं फेरिंग्स का सेक्शन काटूँ, बिल्कुल घटिया डायग्राम बन गया ये। अगर हम इनकी फेरिंग्स देखें और फेरिंग्स का ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी हम बात करते हैं, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। फेरिंग्स मैंने यहाँ से एनिमल का सेक्शन काटा है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ से काटा, ये इस तरह से हमने सेक्शन काटा है और हमारा व्यू जो होगा वो इधर से होगा, करेक्ट। तो अगर हम इनकी फेरिंग्स को देखते हैं तो इनकी फेरिंग्स का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती है इस तरह की, सीलिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल्स हैं, और अभी मैं बना देता हूँ बच्चों, इनके ऊपर कुछ सीलिया भी बना देता हूँ, ये देखिए इनके ऊपर सीलिया भी होते हैं। ये जो फेरिंग्स का ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इस पार्ट को हम एंडोस्टाइल कहते हैं बच्चों। नीचे वाला जो पार्ट है एंडोस्टाइल कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ लीजिए आप। यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो अभी हमने बनाई, ये जो सेल्स बनाई है मैंने, ये सेल्स समुद्र के पानी में से, पानी तो आएगा ही इनका फेरिंग्स में, रेस्पिरेशन के लिए दे कंटिन्यूसली टेक वाटर इनसाइड द फेरिंग्स, और फिर गिल से वो पानी वापस बाहर निकल जाता है, जो मैंने आपको काफ़ी पहले बता चुका हूँ। तो जब वो समुद्र का पानी इनकी फेरिंग्स में आएगा, और इस एंडोस्टाइल में भी डेफिनेटली वो पानी आएगा, तो ये क्या करते हैं कि ये जो सेल्स हैं समुद्र के पानी से आयोडीन ट्रैप करती है, और उस आयोडीन से ये थायरोक्सिन हॉर्मोन्स बनाती है। हायर वर्टिब्रेट में थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमारे पास अलग से एक डेडिकेटेड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड, जो हमारी गले में हमारी फेरिंग्स के ठीक नीचे होती है। तो बेसिकली आगे जाके फ्यूचर में यही होने वाला है कि ये जब हम हायर वर्टिब्रेट की हम बात करेंगे तो उनमें क्या होगा कि ये पोर्शन तो हो जाएगा सेपरेट, ओके, इससे तो बन जाएगी उनकी फेरिंग्स, और ये वाला पार्ट जो है फेरिंग्स से डिटैच हो जाएगा और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थायरॉइड ग्लैंड। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, है ना। तो ये मैं आपको पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ, हम इसको लिख लेते हैं। एंडोस्टाइल, द सेल्स ऑफ एंडोस्टाइल, द सेल्स ऑफ एंडोस्टाइल एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम सी वाटर एंड synthesize थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ डाल देता हूँ मैं और, द एंडोस्टाइल गेट सेपरेट फ्रॉम फेरिंग्स and develop into thyroid gland in higher vertebrate, जो आगे आएंगे हमारे पास, जिनमें जिनमें एंडोस्टाइल नहीं होगी, उनमें इस एंडोस्टाइल की जगह पर थायरॉइड ग्लैंड होगी। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो यही रहेगा कि एंडोस्टाइल इज कंसिडर्ड एज होमोलोगस टू थायरॉइड ग्लैंड। इस बार होमोलोगस बोला है क्योंकि ओरिजिन सेम है, थायरॉइड का और एंडोस्टाइल का ओरिजिन सेम है। होमोलोगस टू थायरॉइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, फाइन। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात करते हैं बच्चों इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो कोई ख़ास बात नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी आपने देख लिया, दे हैव गॉट गिल्स, और सम साइंटिस्ट सेज दैट दे आल्सो हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेनिंग वेनेडियम, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, किसमें,
बेलेनोग्लॉसस में हमने देखा, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन्स वेनेडियम। तो कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि इनमें भी ऐसा ही है। अब आ जाते हैं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे। नाउ दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यूनिक है बच्चों, इन द सेंस कि दे आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब कोर्डेटा में मैंने आपको पहले बताया है कि कोर्डेट्स हैव क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो सभी कोर्डेटा में क्लोज्ड ही होगा। एकमात्र एक्सेप्शन ये यूरोकोर्डेटा रहेंगे दैट दे हैव ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अदरवाइज हार्ट की जो लोकेशन है वो वेंट्रल है, हार्ट इनका वेंट्रल रहेगा। और एक इनमें यूनिक फीचर और है इनके ब्लड सर्कुलेशन में। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे हार्ट से ब्लड आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से वेन में, और वेन से घूम के वापस हार्ट में आ जाता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का। इनके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसका डायरेक्शन हर 1 मिनट के बाद चेंज हो जाएगा। 1 मिनट तक लेफ़्ट टू राइट चलेगा, तो अगले 1 मिनट में राइट टू लेफ़्ट चलता है। तो एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इनमें होता है दैट द डायरेक्शन of blood flow changes every minute, तो ये इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इस तरह से चेंज होता रहेगा। कम टू द नेक्स्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो हमने एक न्यूरल गैंग्लिया बताया था उसके ठीक ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम सुप्रा न्यूरल ग्लैंड कहते हैं, है ना। अब इस ग्लैंड के नाम में न्यूरल क्यों वर्ड आ रहा है? बिकॉज ऑफ द लोकेशन। वो जो सुप्रा न्यूरल ग्लैंड है, यहाँ बना देते हैं हम, अब जगह है नहीं हमारे पास, तो एक काम करते हैं, पहले इस न्यूरल गैंग्लिया को तो नीचे कर देते हैं, ताकि इसको तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा न्यूरल गैंग्लिया, ठीक है। ये डायग्राम आपको पता है बच्चों, ये देखिए, ये तो हो गया हमारा न्यूरल गैंग्लिया। और इस न्यूरल गैंग्लिया के ऊपर की ओर यहाँ हम एक ग्लैंड बना रहे हैं। इस ग्लैंड को नाम दिया जाएगा सुप्रा न्यूरल ग्लैंड। अब जस्ट ये नाम इसका सुप्रा न्यूरल इसलिए क्योंकि इसकी लोकेशन न्यूरल गैंग्लिया के ऊपर है। फंक्शन इसका हो जाएगा एक्सक्रीशन, करेक्ट। तो यूरोकोर्डेटा में एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है? इन यूरोकोर्डेट एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू सुप्रा न्यूरल ग्लैंड। अब इनके नर्वस सिस्टम पर आ जाए। मैंने बता दिया है नर्वस सिस्टम इनका कैसा है कि लार्वा में तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है। नर्वस सिस्टम में आप देख लें, लार्वा में तो इनके पास एक डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होती है, पर उसका मेजर पार्ट टेल में प्रेजेंट है, और मेटामॉर्फोसिस में टेल चली जाती है, तो टेल के साथ साथ उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट भी चला जाएगा। व्हाट इज रिमेन इन द एडल्ट इज अ पोर्शन ऑफ दैट नर्व कॉर्ड जिसे हमने न्यूरल गैंग्लिया कहा है। फाइन बच्चों, इट्स ओके, ज़्यादा यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। कम टू द रिप्रोडक्शन। कॉर्डेट सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, पर ये अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो मैं इसको अलग कलर में लिख देता हूँ। रिप्रोडक्शन, इसमें जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं बच्चों वो बाईसेक्सुअल होते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गया कॉर्डेटा में। तो हर्डमानिया, ये जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स हैं, ये 2 पॉइंट में एक्सेप्शन है कॉर्डेटा से अगर हम कंपेयर करें तो, कि ये कॉर्डेटा में होते हुए भी दे हैव गॉट ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और कॉर्डेट में होते हुए भी ये बाईसेक्सुअल होते हैं। और इनमें जो ओवरी और टेस्टिस हैं वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होंगे, दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल में होंगे। और गोनेड इनमें यूँ ओवरी टेस्टिस अलग नहीं है, दे हैव ओवोटेस्टिस, यानी कि एक ही गोनेड होगा जो ओवा भी बनाएगा
और स्पर्म भी बनाएगा। और ऐसा सिनेरियो हमने इससे पहले स्नेल्स में देखा था कि जो पाइला था, पाइला के बारे में हमने बात करी, उसमें भी ओवोटेस्टिस होते हैं। तो इसी से एक ही स्ट्रक्चर से ओवा भी बनेंगे और उसी से स्पर्म भी बनेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनमें जैसा कि बता ही दिया है मैंने आपको, इनडायरेक्ट है, दे हैव गोट ए लार्वा, और लार्वा का नाम क्या है, टेडपोल लार्वा। ओके बच्चों, नाउ कम टू द क्लासेस। जो हमारी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहली क्लास है लार्वेशिया। वैसे मुझे क्लास लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ पॉइंट है जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनकी 3 क्लासेस के नाम भी बताऊँगा। लार्वेशिया, दूसरी क्लास है एसिडिएशिया, और तीसरी जो क्लास होगी वो है थेलिएशिया। तो ये देखिए 3 क्लासेस है, ये 3 क्लासेस हो गई। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस हम ब्रीफली देखेंगे, हमको कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। लार्वेशिया, एसिडिएशिया और थेलिएशिया। क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं इन 3 क्लासेस के नाम, ये इसकी वजह से, लार्वेशिया की वजह से। देखो बच्चों, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनमें भी इस तरह से एक टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होगा, पर ये जो लार्वा है ना बेटा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा ही नहीं, इट विल नेवर अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, और लार्वल स्टेज में ही ऐसा ही इसका शेप बना रहेगा, साइज़ बड़ी हो जाएगी इसकी। ओके, और फिर एक टाइम आएगा जब इसमें गोनेड्स डेवलप हो जाएंगे। अब लार्वा में नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी डेवलप नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट एडल्ट में होता है, लार्वल स्टेजेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है यूजुअली। पर अब इसमें क्या है कि लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और जब टाइम निकलेगा तो आफ्टर सम टाइम इसमें गोनेड्स डेवलप हो जाएंगे, और फिर यही लार्वा रिप्रोडक्शन करने लगेगा और इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, यानी फिर से लार्वा हो जाएंगे, और अगले जो लार्वा, अगली जो जनरेशन होगी उनमें भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे रिमेन इन देयर लार्वल स्टेज ओनली एंड नेवर अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई लार्वल स्टेजेस, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं और वो बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे हम कहते हैं नियोटेनी और पीडोजेनेसिस। नियोटेनी और पीडोजेनेसिस, व्हाट इज इट? तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे, लार्वा डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, लार्वा डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाए, इस प्रोसेस को हम नियोटेनी और पीडोजेनेसिस कहते हैं। करेक्ट बच्चों? और इस क्लास का नाम लार्वेशिया इसीलिए पड़ा कि इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लार्वल स्टेजेस में ही रहते हैं, लाइफ लॉन्ग वो उसी स्टेज में रहेंगे। इसका एक ही एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा, इसका जो एग्जाम्पल है वो ओइकोप्लूरा। आपको इसका नाम याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं बच्चों। दूसरी हमारी जो क्लास है वो है एसिडिएशिया। इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है, और मुझे बस ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना था आपको, व्हाट इज़ नियोटेनी और पीडोजेनेसिस, इसलिए मैंने ये क्लास यहाँ मेंशन की है क्योंकि इस पर कभी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे अभी एक बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ ये लिखा हुआ है नियोटेनी और पीडोजेनेसिस, मतलब नियोटेनी और पीडोजेनेसिस आर वन एंड सेम थिंग एज पर
योर लेवल अगर हम बात करें तो आप इसको समझ सकते हो कि नियोटेनी और पीडोजेनेसिस। लेकिन नियोटेनी और पीडोजेनेसिस में स्लाइट डिफरेंस होता है थोड़ा सा, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप नियोटेनी और पीडोजेनेसिस को एक ही मानकर चलना, बट फिर भी आपको डिफरेंस तो इसमें स्लाइटली होता है, जो कई कई सारे लोगों को इसमें डिफरेंस उसके बारे में पता नहीं चलता। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली नियोटेनी। नियोटेनी जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स बाय एडल्ट्स, इसे हम नियोटेनी कहते हैं। ये एग्जैक्टली है। और जो ऊपर हमने ये डेफिनेशन लिखी ना, लार्वा डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस के लिए करेक्ट टर्म जो है वो पीडोजेनेसिस है। अब इस तरीके से देखा जाए तो इवन ह्यूमंस में भी नियोटेनी प्रेजेंट होती है, कि जैसे हमारे हमारे पास हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे जो सारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, और जब हम एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस समय हमारी वो जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट होता है। तो हमारे हाथों में पाँव में ये जो बोन्स होती है ना बच्चों, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले अर्ली स्टेज पर ये कार्टिलेज की बनी होती है और बाद में ये बोन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी एडल्ट बॉडी में कुछ कार्टिलेज ऐसी होती है जो बोन में कन्वर्ट नहीं होती, जैसे हमारे पिन्ना है, हमारे नोज़ हैं, या हमारे ट्रेकिया में कहीं कहीं कार्टिलेज रह जाती है और वो बोन में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर जो है हमारा वो एडल्ट में भी रह गया है। तो इस प्रोसेस के लिए जो सही टर्म होगी वो नियोटेनी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड लार्वा लार्वल स्टेज में ही है, उसमें मेटामॉर्फोसिस हुआ ही नहीं है, और अर्ली बहुत रैपिडली उसमें जल्दी टाइम से पहले ही उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाए और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाए, तो उसके लिए जो हमारे पास टर्म है वो पीडोजेनेसिस है। तो ये एक जो पिन पॉइंट डिफरेंस होता है नियोटेनी और पीडोजेनेसिस में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप अभी मानकर चलें कि नियोटेनी और पीडोजेनेसिस एज ए सिनोनिम आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। ओके, नाउ कम टू द एसिडिएसिया। इसके बच्चों दो एग्जाम्पल हैं, एक हर्डमानिया जिसका डायग्राम मैंने ऊपर बनाया वो, और दूसरा एसिडिया। और आपको यही नाम याद रखना है, हर्डमानिया भूल जाएं तो कोई बात नहीं, एसिडिया नहीं भूलना है। थेलिएशिया के दो एग्जाम्पल हैं, एग्जैक्टली तीन एग्जाम्पल है, एक है पायरोसोमा, एक डोलियोलम और एक साल्पा। तो अब आपको क्या है कि ये याद रखने ज़रूरी हैं, डोलियोलम, साल्पा और एसिडिया, इनको मैं स्टार लगा दूं। ओइकोप्लूरा के लिए मैंने आपको पहले ही मना कर दिया, आपको उसका नाम याद नहीं रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं। एसिडिया आपको याद रखना है, डोलियोलम आपको याद रखना है और साल्पा आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये हमारा यूरोकोर्डेटा कंप्लीट होता है। यूरोकोर्डेटा को हमने एक और नाम दिया है, दैट इज़ ट्यूनिकेटा। अच्छा, एक जाते जाते एक बात बता देता हूँ रेड कलर से, पायरोसोमा के बारे में। इट ऑल्सो एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, इट ऑल्सो एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। याद आया आपको? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो इनमें भी इसी तरह से बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है, और समुद्र में जो एनिमल्स होते हैं उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बायोल्यूमिनेसेंस इन्हीं की है। इसके पहले हमने बायोल्यूमिनेसेंस बच्चों टीनोफोरा के मेंबर्स में पढ़ा था कि दे ऑल्सो एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, और ये जो पायरोसोमा है इट ऑल्सो एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। और इसकी जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट है, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट इन मराइन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट इसी की है। फाइन, अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा, तीसरा नहीं दूसरा, कम बैक टू दैट, यहाँ आ जाते हैं हम और इसे और पढ़ लेते हैं, सिफिलोकॉर्डेटा। तो ये हमारे पास सब फाइलम सिफिलोकॉर्डेटा। इसका जो नाम पड़ा है सिफिलोकॉर्डेटा, तो जैसा कि
हमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था इस बारे में। सिफेलो का मतलब होता है हेड, और इनकी जो नोटोकॉर्ड है, अब ये आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे गलती कर जाते हैं, नहीं करनी है। नोटोकॉर्ड जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, आगे से लेके पीछे तक ये इसमें एक्सटेंडेड रहती है। आप इसका एक डायग्राम देख लीजिए। ये जो हमने यहाँ पर एनिमल बनाया है ये एम्फीऑक्सस है। इसे हम ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। हेड बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है, क्लियरली बॉडी से सेपरेट नहीं रहता है, तो इसलिए जो बॉडी है उसको हम सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ट्रंक हो जाएगा और पीछे की तरफ ये इनकी टेल हो जाएगी। यहाँ देखिए आप, दे हैव गॉट ए माउथ, यहाँ आगे की तरफ एक ये माउथ हो जाएगा। और अगर आप इस माउथ को ध्यान से देखें तो यहाँ ये आपको कुछ टेंटिकल्स जैसे स्ट्रक्चर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे खूब सारे बारीक छोटे छोटे सीलिया भी होते हैं। तो इस जगह पर अंदर और एवरीवेयर यू विल फाइंड सम सीलिया। तो सीलिया भी मूवमेंट करते हैं और ये जो टेंटिकल्स हैं ये भी मूवमेंट करते हैं, और इससे एक वाटर करंट जनरेट होती है, और उसी वाटर करंट के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है। तो ये जो ऑर्गन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरह का, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम व्हील ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि वो व्हील की तरह घूमता रहता है, उसे हम व्हील ऑर्गन कहते हैं। और इसी व्हील ऑर्गन की वजह से एक पूरा वाटर करंट जनरेट होती है। उस पानी को तो ये अपने मुंह में ले लेगा, और पानी के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। पानी को तो फेरिंजियल गिल स्लिट से वापस बाहर फेंक दिया जाता है। इस व्हील ऑर्गन को एक और नाम दिया जाता है सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर। इसे हम सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसके डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट हो गया। यहाँ ऊपर की ओर देखें तो यहाँ एक हल्का सा आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। इस डिप्रेशन को हम हेड्सचेक पिट कहते हैं। इसे हम हेड्सचेक पिट कहते हैं। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, वो करेक्ट कर देते हैं। इसे हम हेड्सचेक पिट कहते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है हेड्सचेक पिट। यहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और वो म्यूकस यहाँ से बन के फिर यहाँ आगे की तरफ आएगा और इधर आ जाता है ये म्यूकस, और उसी म्यूकस में फूड पार्टिकल्स जो हैं वो चिपक जाएंगे, और उस म्यूकस को तो फिर ये अपने अंदर ले लेगा। तो उसी म्यूकस के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी अंदर आ जाएंगे। इधर आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, इसकी नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है इसमें, जैसे कि कॉर्डेट में होनी चाहिए। बिल्कुल डोर्सल ट्यूब्यूलर सिंगल नर्व कॉर्ड है, और उसके ठीक नीचे ये देखो आप, हेड से लेकर टेल तक इसकी नोटोकॉर्ड भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये इसकी नोटोकॉर्ड हो जाएगी। पीछे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये वापस यहाँ पर टेल है, और ये इसके यहाँ पर फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर और 4th कॉर्डेट कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल। देखो ये इसकी यहाँ पे एनस है, तो एनस के पीछे टेल भी प्रेजेंट है। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैंने ब्राउन कलर से बनाए हैं, ये बच्चों इसके मसल्स हैं, और सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स हैं। इन्हें हम यहाँ मायोटोम्स भी कहते हैं। ऊपर लेबल कर देता हूँ मैं इसे, दीज आर मायोटोम्स। तो बेसिकली ये सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स हैं, और इससे ये कंफर्म होता है कि इसमें सेगमेंटेशन क्लियरली विजिबल है।
तो सेगमेंटेशन कोर्डेटा में हम बात भी करते हैं कि सेगमेंटेशन कोर्डेटा में प्रेजेंट है, और एम्फियोक्सस जो पहला कंप्लीट कोर्डेट है वो सेगमेंटेशन को बहुत अच्छे से एग्जिबिट भी करता है। ओके, एम्फियोक्सस में आगे बढ़ते हैं। हमने इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि आपको बताया है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, वो सारे पॉइंट अब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम बहुत बार उन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में बस ये ध्यान रखना कि इसका जो माउथ है वो व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होता है वहाँ, जिसे सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर भी कहते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर किस एनिमल में मिलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा एम्फियोक्सस। और क्योंकि यहाँ पर भी सीलिया प्रेजेंट है, तो आप जिस तरह से अभी हमने हर्डमानिया के बारे में बात की है, इसको भी आप सीलियरी फीडर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये सीलिया की हेल्प से फीडिंग करता है। रेस्पिरेशन कोई ख़ास बात नहीं है, रेस्पिरेशन इनमें आपने देख ही लिया है, पानी में रहते हैं और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। क्वेश्चन यहाँ से आएगा बच्चों इनके एक्सक्रीशन से। इनमें एक्सक्रीशन जो होता है वो फ्लेम सेल से होता है, फ्लेम सेल्स, या जिसे हम सोलेनोसाइट्स या जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो इस तरह के जो सोलेनोसाइट्स हैं वो इससे पहले हमने सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा था। तो ये एक अगेन प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी फ्लेम सेल्स होती है, सोलेनोसाइट्स, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अलावा कोर्डेटा में, सिफिलोकोर्डेटा में आपको ये ध्यान रखना है कि दे हैव गॉट फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट। और इसके अलावा इनमें एक और नेफ्रिडियम होता है, जिसे अभी उस साइंटिस्ट के नाम पर ही हेस्चेक नेफ्रिडियम भी कहते हैं, हेस्चेक नेफ्रिडियम। तो इट ऑल्सो हेल्प इन, इसको अलग से लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स अलग हैं, हेस्चेक नेफ्रिडियम अलग है। तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम बिल्कुल अभी बता दिया है मैंने, एक डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्वस सिस्टम, तो इनके पास एक डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, और कोई सिस्टम बीच में रह तो नहीं गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रह गया बच्चों, हमने उसके बारे में बात नहीं की। ब्लड यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें अब यहाँ से कोर्डेटा में जैसा होता है क्लोज्ड टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरोकोर्डेटा में अभी हमने पढ़ा है कि उसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और इनमें क्लोज्ड हो जाएगा। किसी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अभी हीमोग्लोबिन नहीं आया है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया। डायरेक्टली कम टू द रिप्रोडक्शन। तो ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन पानी में ही होगा बाहर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, पर लार्वा का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। एम्फियोक्सस का लार्वा ही कहते हैं, लार्वा ऑफ एम्फियोक्सस, नथिंग, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है उसे। सो दैट्स इट। एक ही एग्जांपल आपको इसमें लेना है, एंड दैट इज एम्फियोक्सस, जिसे एक नाम और दिया है ब्रेंकियोस्टोमा, और इसे कॉमनली हम, इसका एक कॉमन नेम भी है बच्चों, लेंसलेट के नाम से भी जानते हैं हम इसको। तो लेंसलेट उसका साइंटिफिक नेम नहीं है, लेंसलेट उसका कॉमन नेम है। तो इस एम्फियोक्सस को हम, या सिफिलोकोर्डेटा के जो मेंबर्स हैं, इन्हें हम ध्यान रखें, ये लास्ट में फाइनली मैं लिख रहा हूँ, एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं। वी कंसिडर देम एज फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट। कंप्लीट इसलिए क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल स्टेज में भी है और एडल्ट स्टेज में भी। यूरोकॉर्डेटा को भी हम कॉर्डेट मानकर ही चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि एटलीस्ट उनके लार्वल स्टेज में सारे कोर्डेट कैरेक्टर हैं, पर उनकी एडल्ट में सारे कोर्डेट कैरेक्टर नहीं है। तो आपको फर्स्ट कंप्लीट कोर्डेट पूछा जाए तो फर्स्ट कंप्लीट कोर्डेट सिफिलोकोर्डेटा को कहेंगे हम। और जो ये ब्रेंकियोस्टोमा है, इसको तो हम पर्टिकुलरली टिपिकल कोर्डेट कहते हैं, क्योंकि ये चारों कोर्डेट कैरेक्टर को शो करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टिपिकल कोर्डेट। तो दैट्स इट बच्चों, ये हमारा आज जो प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनिएटा वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और हमने इससे पहले हेमिकोर्डेटा पढ़ लिया, और हेमिकोर्डेटा के साथ हमने यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा को भी आज कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे यूकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा की। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि वर्टिब्रेटा में हमारे पास पहले दो डिवीज़न हैं। एक डिवीज़न एग्नेथा जिनमें जॉज एब्सेंट हैं, और एक नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉज प्रेजेंट है। इसमें हम ऑस्ट्रेकोडर्मा को अब नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सारे। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो सीधी साइक्लोस्टोमेटा से होगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।